लाइन प्रोड्यूसर इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लाइन प्रोड्यूसर इंडिया एक ऐसा शो है जहां पर हम फिल्म्स और ओटीटी से जुड़े हुए की टेक्निकल टैलेंट से मिलते हैं। की टेक्निकल टैलेंट जैसे प्रोडक्शन डिजाइनर्स, प्रोड्यूसर्स, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स, सिनेमाटोग्राफर्स और ऐसे कई सारे लोग जो कि पर्दे के पीछे हैं, अनसंग हीरोज हैं और ऑडियंस को उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फिल्म या ओटीटी सीरीज को बनाने में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो नॉर्थ इंडिया के वन ऑफ द टॉप लाइन प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनका नाम है नवमीत सिंह। उनकी फिल्में रही हैं फैन, भाग मिल्खा भाग, दंगल, ओटीटी पे पोचर, दिल्ली क्राइम और भी बहुत सारी छोटी बड़ी फिल्में जो कि नॉर्थ इंडिया में शूट होने आती हैं, और ये उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। इस शो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि टेक्निकल टैलेंट की कितनी इम्पोर्टेंस है और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है कोई भी फिल्म या ओटीटी सीरीज को बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नवमीत सिंह से। नवमीत पाजी, वेलकम टू द शो। थैंक यू आने के लिए। बहुत देर से हम प्लान कर रहे थे बट हो नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ रह जाता। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो शुरू करते हैं पाजी। नवमीत पाजी, ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब लाइन प्रोड्यूसर आप पहले तो बने कैसे? मैं बेसिकली एक्सीडेंटली बना हूँ लाइन प्रोडक्शन में। बेसिकली इस इंडस्ट्री में मैं एयर कंडीशनिंग मैकेनिक होता था, अपने अंकल के साथ सेंट्रल प्लांट्स में काम करता था, जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते थे एयर कंडीशनिंग के। सब बहुत कम सैलरी में काम करता था, 3-4 हज़ार रुपये टाइप मंथली। तो मेरे एक दोस्त है, उसका एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस था दिल्ली में। उन दिनों फिल्म्स और ओटीटी तो था ही नहीं, दूरदर्शन और फिल्म्स और अभी नया ये स्टार वगैरह सब चैनल शुरू हुए। ये कब की बात है? ऑलमोस्ट 22-23 साल पुरानी बात है ये। तो वो छोटे म्यूजिक वीडियोस और छोटे छोटे कमर्शियल्स करता था दूरदर्शन के लिए, और उन दिनों म्यूजिक वीडियोस का बहुत चलन था। तो वो जब भी म्यूजिक वीडियो करता था तो वो कोशिश करते थे कि वीकेंड्स पे वो सैटरडे संडेज को शूट करें। तो सैटरडे संडे को, क्योंकि मेरा नेबर भी था वो, तो वो मुझे साथ ले जाता था कि चल तेरे को 1000 मिलेंगे पर डे। तो मेरी सैलरी 4000 रुपये थी और मेरे को 1000 रुपये पर डे तो मतलब एक बोनस था। तो मैं उसके साथ चला जाता था, 2 दिन शूट करता था और 2000 मिल जाते थे मेरे को। और मैं नोटिस करता था कि मैं मैकेनिक था तो मेरे हाथ पाँव हमेशा काले ही रहते थे, ग्रीस में, ऑयल में। तो ये काम तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो हाथ पाँव भी काले नहीं करने पड़ते। सो सोचा नहीं था क्या करूँगा, बट पैसे की नीड की वजह से मैं उसके साथ प्रोडक्शन करने लगा। मतलब मुझे ना समझ आ रहा था ना मुझे मज़ा आ रहा था, बट पैसे मिल रहे थे। तो ऐसे करके मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 2-4 प्रोजेक्ट उसके साथ किए। फिर मुझे लगने लगा कि यार ये काम अच्छा है। हालांकि इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी और फिल्म तो कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब फिल्म तक पहुंचूंगा मैं अपनी लाइफ में। बस उसके साथ थोड़ा थोड़ा करते करते फिर उसके साथ मुझे और लोगों ने, दिल्ली में थे, दिल्ली से शुरुआत हुई अभी। और लोगों के साथ दूरदर्शन के कुछ टीवी शोज में जुड़ गया, कुछ हल्के फुल्के म्यूजिक वीडियोस, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज। फिर कुछ टाइम बाद मैंने एयर कंडीशनिंग का काम छोड़ दिया। फिर मैंने नौकरी की कुछ चैनल्स के अंदर, कुछ 5-7 साल मैंने चैनल्स में दिए। फिर वहाँ से मुझे एक दिल्ली के लाइन प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे चैनल पे कुछ प्रोडक्शन करने आए थे। तो वो मुझसे वहाँ मिले और उन्होंने बोला कि भाई अगर चैनल छोड़ना हो या बाहर काम करना हो तो आप मुझे ज्वाइन करो फ्रीलांसिंग पे। तो मुझे लगा चलो एक रिस्क उठाते हैं। मैंने फिर वहाँ से जॉब छोड़ी चैनल से। अच्छा। और उनके साथ ज्वाइन किया। फिर उनके साथ भी मैंने 5-6 साल काम किया। फिर उसके बाद जाके मैंने इंडिपेंडेंट काम शुरू किया। तो मतलब ये 22-24 साल की जर्नी है और आज मैं इंडिपेंडेंट लाइन प्रोडक्शन कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया में। सो ये मेरी जर्नी है टोटल। बहुत इंस्पायरिंग है काम, मतलब ये तो मुझे नहीं पता था आप एयर कंडीशनिंग। हाँ, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल, काफ़ी सारी चीज़ें देख के देन फिर फाइनली फिल्मों ने ढूंढ लिया आपको। मतलब मैंने नहीं ढूंढा, फिल्मों ने ढूंढ लिया मुझे। इस इंडस्ट्री ने मुझे पिक किया, मैंने इंडस्ट्री पिक नहीं की। तो ग्रोथ मुझे इसमें ज़्यादा दिखने लगी तो फिर मैंने वापस मुड़ के नहीं देखा। तो फिर अब कंटिन्यू हुई है। ग्रेट। तो आपने सभी लेवल्स को देखा है। आपने शुरुआत करी, प्रॉब्ली उस टाइम हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन असिस्टेंट की तरह शुरू हुए, फिर प्रोडक्शन मैनेजर पहुंचे,
फिर यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी हमारी हायरार्की होती है, वहाँ से लेकर आपने पूरा फेज देखा है और आज आप इंडिपेंडेंट लाइन प्रोड्यूसर हो। तो आप मुझे ये बताओ और ऑडियंस को, प्रोडक्शन क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो जिसे कोई क्रैक नहीं कर सकता, लेकिन और सबके अलग अलग वर्जन्स हैं। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट है मेरे हिसाब से। प्रोडक्शन आपकी लाइफ में भी होती है, आपके हर फील्ड में होती है, हर काम में होती है। प्रोडक्शन का मेन मतलब मैनेजमेंट है। हम अपनी लाइफ में भी प्रोडक्शन करते हैं। हम अपने बजट्स के अकॉर्डिंगली, इतनी हमारी सैलरी होती है उसके अकॉर्डिंगली से हम अपने घर के बजट बनाते हैं कि इतना पैसा खाने पे इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा एक छोटी गाड़ी लेनी है, मैं इतनी अफोर्ड कर सकता हूँ, उसकी EMI इतनी भरनी है, मैं आईफोन नहीं ले सकता हूँ, मुझे छोटा फ़ोन लेना है। तो ये मैनेजमेंट ही प्रोडक्शन है। जैसे हम अपने घर को मैनेज करते हैं सही बजट में, एग्जैक्टली सेम वो प्रोडक्शन है मेरे हिसाब से। हर किसी की अलग अलग सोच है, सबका अलग इंटरप्रिटेशन। हाँ, अलग अलग कुछ सोचते हैं। बट अगर आप अच्छे हो मैनेजमेंट में, देखिए मेरा मानना है कि प्रोडक्शन ये नहीं होती कि कोई प्रोजेक्ट आया और आपने खाना अरेंज कर दिया, राइट, आपने वैनिटी अरेंज कर दी। नहीं, ये सब तो प्रोड्यूसर्स को भी पता है कहाँ मिलता है। बट ज़रूरी है उस शूट को जो प्रोड्यूसर सोच के आए हैं आपके पास कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे को इतने पैसों में ही वो काम ख़त्म करना है, आपको उसके अंदर ख़त्म करना है उसका। राइट। अगर आप प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं 100 रुपये लेकर आया हूँ और आपके पास आता है और आप उसको 90 या 95 रुपीज़ में ख़त्म कर देते हो, तो अब सही। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई दफ़ा चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है, लास्ट मिनट आ गया, कुछ रिक्वायरमेंट आ गई, But कोई ऐसी अनप्लान्ड चीज आ गई। बट वो आपकी और प्रोड्यूसर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद होना चाहिए। अब आप आज सोच रहे हो कि आपने फिल्म 30 दिन शूट करनी है और फिल्म चली जाती है 35 डेज। सो वो पहले से आइडिया हो, मतलब हमको पता हो कि वो किसकी वजह से हुआ है। लाइक समटाइम मौसम ख़राब होता है, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कभी हम टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाते, रीशूट करना पड़ता है हमको, तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। बट वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं ओवर जाने वाला हूँ। कोई सरप्राइज नहीं होने चाहिए कि शूट खत्म हुआ, अरे मैंने तुमको 1 करोड़ रुपए दिया था, ये 15 कैसे पहुँच गया। वो सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी पैसा खर्च रहे हो, जैसे आप फैमिली में भी, अगर आप फैमिली में कोई बोलता है कि यार मुझे आज पिकनिक पे जाना है, फिल्म पे जाना है, आपके बजट में नहीं है, तो आप पहले से प्लान करते हो कि मेरा इस महीने का मंथली बजट बढ़ने वाला है। सो सेम इज प्रोडक्शन। एक पैसे का सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने अच्छा काम कर दिया बट आप उनका पैसा नहीं बचा पाए, आपने उनका पैसा वेस्ट किया, आपने डुबा दिया पैसा, बर्बाद किया उनका पैसा, तो मैं नहीं मानता उस चीज़ को। सही डील्स, करेक्ट, सही डील्स करना, सही डील्स। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर ने बोला इतने पैसे हैं तो फिर पैसे देकर सब कुछ हो ही जाएगा, लेकिन उसको कितने कम से कम में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको बेनिफिट मिले, हम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि प्रोड्यूसर का फायदा हो। अब जैसे हम लोग तो खैर वी आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, हम लोग अलग अलग शहरों में शूट करते हैं। हम लोगों को दिल्ली लाइन प्रोड्यूसर्स या पंजाब लाइन प्रोड्यूसर्स, लोकल लाइन प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। पर हम लोगों को चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को खुश करने के लिए अपने वेंडर्स का गला काट दें, राइट, वो भी नहीं कर सकते। हाँ, तो एक बैलेंसिंग एक्ट हमको चलना पड़ता है। कई बड़ी फिल्म्स आती हैं, बहुत बड़ी फिल्म्स आती हैं, तो हम प्रोड्यूसर्स को बोल देते हैं यार इसमें हम आपको उनको नीचे बेचारे गरीबों को 50-100 रुपये एक्स्ट्रा देने वाले हैं। प्रोड्यूसर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कार है, आज कार अगर हम कोई कार लेते हैं, समझ लीजिए वो 3000 रुपये की कार है, तो हम उनको बोलते हैं कि भाई आप बड़े प्रोड्यूसर्स हो, आपकी गाड़ियाँ ज़्यादा घूमेंगी तो हम उसको 3200 रुपीज़ पे करेंगे। प्रोड्यूसर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसा क्लाइंट के जो वेंडर है उसके पास थोड़ा 200 रुपये फालतू जाता है। जब कोई छोटी फिल्म आती है जो बोलता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो हम बोलते हैं ठीक है हम तेरे को 28 में करा के देते हैं। उन्हीं वेंडर्स को वापस बोलते हैं तेरे को लास्ट टाइम मैंने अच्छा पैसा दिलाया था, बड़ी फिल्म है, ये छोटी फिल्म है, इसमें हम इनकी हेल्प करेंगे, तो इसमें तो अपने पैसे को कम कर। सो बैलेंस करना पड़ता है दोनों चीज़ों को। हम ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स को खुश करने के लिए वेंडर्स को काटते जाएंगे या वेंडर्स को खुश करने के लिए प्रोड्यूसर्स को काटेंगे, वो नहीं। तो क्योंकि अगर हम साल में 10-12 फिल्में करते हैं, बड़ी तो कम ही हो गई हैं फिल्म्स, थोड़ा स्लो है सब कुछ, छोटी फिल्म्स आती हैं और लोग नॉर्थ इंडिया में आते डरते हैं अभी थोड़ा सा आते। ऐसा क्यों?
एक्सपेंसिव है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि कैपिटल है। राइट। शूट करना इतना इजी नहीं है रोड्स के ऊपर, बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, और दिल्ली कैपिटल है, पावर एक है पूरा दिल्ली के अंदर, सब पावर सेंटर है, मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो इतना इजी नहीं होता कि आप रोड्स के ऊपर एक्शन सीक्वेंस करो, चेजिंग सीक्वेंस करो, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है हमारा, बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है, फिर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप पीक आवर्स में नहीं करेंगे, नॉट पीक आवर्स में करेंगे, तो जो शूट हमारा एक दिन में होने वाला होता है वो 2 दिन में होता है। सो आप 12 घंटे की जगह सिर्फ हम आपको 8 घंटे देंगे सड़क पर शूट करने के लिए, तो हमको तो 12 घंटे चाहिए, तो हमको 2 दिन में शूट करना पड़ता है, कॉस्ट पड़ती है। सो ये सब चीज़ें होती हैं, और अगर हम बाकी स्टेट्स देखें वहाँ पर ईजी होता है शूट करना, जो कि इतने नॉन बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं हैं। मुझे लगता है सिर्फ 4 ही ऐसे शहर हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता है, चेन्नई या हैदराबाद आप पकड़ लीजिए, जो बड़े शहर है जहाँ पर शूट करना डिफिकल्ट होता है, बट मज़ा उन्हीं में आता है क्योंकि चैलेंजेस उसी में होते हैं। हमारा पंजाब में या बाकी स्टेट्स में क्या है, आपने एक सिंगल विंडो परमिशन ले ली, कुर्सी डाल के बैठ गए, शूट चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सब बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। एक तरह से कोऑपरेटिव भी वो लोग ज़्यादा हैं वो लोग, तो एक अच्छी बात ये भी है। हाँ, कोऑपरेटिव है, बिकॉज कोऑपरेटिव इसलिए है कि वहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है। देखिए कोऑपरेटिव दिल्ली में भी है, वो कोऑपरेटिव बॉम्बे में भी है, बट उनके ऊपर प्रेशर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर होता है, वो सड़कों को बंद नहीं कर सकती, ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती हैं किसी को। सो डेली लाइफ तो चल ही रही है, उसके बीच में हम अपनी शूटिंग लेके आ गए, शूटिंग लेके पहुंच गए। दिल्ली में वैसे ही पैर रखने की जगह नहीं है आज की दिन में, पर 24 घंटे तो ट्रैफिक जैम होता है, और उस कुछ जैम्स के अंदर आपको शूट भी करना है, रोड्स पे भी शूट करना है, तो चैलेंजिंग होता है। करेक्ट। मुझे ये बताइए नवनीत पाजी की प्रोडक्शन कितना क्रूशियल है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता। मतलब राइटर ने अपनी कहानी लिख ली, सब कुछ इमेजिनेशन पे चल रहा है इससे पहले कि हम ऐसा शूट करेंगे, ऐसा लिखा गया है, डीओपी का एक प्लान है, उनका एक कलर पैलेट है, वो ऐसा करना चाहते हैं, वो सब कुछ पेपर पे सबका चल रहा है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो पेपर अपना सेट आपको डिज़ाइन करके बता देंगे, कॉस्ट्यूम अपना रेफरेंसेस करके बता देंगे, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो है प्योर एग्जीक्यूशन। उनको ग्राउंड पे खड़े होके सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके देनी है। तो ये कितना क्रूशियल है। बैकबोन प्रोडक्शन जो है, जिसको बोलते हैं बैकबोन है किसी भी प्रोजेक्ट की, कितना क्रूशियल एस्पेक्ट है। क्रूशियल है, बहुत क्रूशियल है, बट और क्या लोग इसको हल्के में लेते हैं? अभी मुझे लगता है लोग हल्के में नहीं लेते हैं। प्रोडक्शन बहुत क्रूशियल है, इसीलिए प्रोडक्शन आज तक है, वरना अगर क्रूशियल नहीं होता तो जिस तरह की कॉस्ट कटिंग्स हो रही है, प्रोडक्शन को निकाल के बाहर फेंक देते कि जरूरत ही नहीं है प्रोडक्शन। तो ज़रूरत है, बट सारे डिपार्टमेंट्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। राइटर का एक अपना टैलेंट है, वो बहुत टाइम अपने दिमाग को शांत करके कहानी लिखता है, बहुत टाइम स्पेंड करता है अपनी एक कहानी को लिखने में, 6-6 महीने लगा देता है। अब वो सीन उन्होंने, जैसे किसी राइटर ने एक सीन लिखा कि एक व्यक्ति है, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है और उसको रास्ते में एक बस मिलती है, वो बस में बैठता है, बस खचाखच भरी है, फिर वो 2 किलोमीटर चल के जब उतरता है तो देखा कि वहाँ पर इतना बड़ा जैम लगा हुआ है कि उसको पैर रखने की जगह नहीं है, और उसको उसी में से एक दूसरा आदमी मिलता है जिससे जो उसका दोस्त था। अब ये एक राइटर ने सीन लिख दिया है, अब इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, तो ये जिम्मेदारी आप पे आ जाती है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, डायरेक्टर ने बोला नवनीत ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। अब इसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे पूरी करनी है। उसमें एक तो पूरी एक बस है, एक रोड की आपको परमिशन है, बस है, बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड एक्टर्स हैं। देखिए, और मानिए इस बस में चढ़े कोई बड़े सुपरस्टार जैसे मिस्टर शाहरुख खान या सलमान खान या मिस्टर आमिर खान, ऐसे कोई बड़ा एक्टर अगर उसमें चढ़ गया ये सीन को लाइव लोकेशन पे शूट करने के लिए, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आ गई? देखिए, वो पूरा लॉजिस्टिक हमारे सर पर होगा। राइटर ने लिख दिया, वो उसकी सोच है, हाँ, वो उसका सपना है, उसने लिख दिया। उसके बाद डायरेक्शन डिपार्टमेंट का काम है उसको शूट करना। करेक्ट। उनका बस ये है कि हमको वो बस भी चाहिए, हमको वो रोड भी चाहिए, हमको वो ट्रैफिक भी चाहिए, हमको वो पूरा मैस भी चाहिए, और हमको लाइटिंग भी चाहिए, और हमको इसी पर्टिकुलर डे या इसी पर्टिकुलर टाइम पे भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमको बताएंगे हम कब शूट करेंगे। करेक्ट। सो मैं जैसे मुझे एक फिल्म याद है, बजरंगी भाईजान हम लोग कर रहे थे, भाई थे उसमें सलमान खान। सो हम लोग ओल्ड दिल्ली में शूट कर रहे थे वो। अच्छा। तो ओल्ड दिल्ली में एक गली है, उसमें हमने 2 दिन शूट किया, वो पूरा मैस था क्योंकि सलमान खान, उस एरिया में हर कोई सलमान खान है।
और उधर सब उनके फैन हैं। सब उनके बड़े फैन हैं। जामा मस्जिद के पीछे एक मार्केट है, उसका नाम मीना बाजार। तो उसमें एक सीन है जिसमें वो बस में करीना कपूर और सलमान खान ट्रैवल कर रहे हैं डीटीसी बस में। तो करीना उतरती है, फिर पीछे सलमान उतरता है, फिर वो लोग रिक्शा करते हैं, रिक्शा से जाते हैं। वो लाइव लोकेशन थी जामा मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे, और जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है। किसी भी दिन वहाँ पर माहौल 70s, बहुत हाँ। किसी भी दिन वहाँ पर माहौल बहुत लाइवली है। सुनने में जब मुझे कबीर सर ने बोला कि ऐसा करना है, तो उन्होंने बोला मुझे भी बस करना है, कैसे होगा मुझे भी नहीं पता। प्रोडक्शन भी सब परेशान थी जब वो पहुंचे जामा मस्जिद में कि होगा कैसे, तो करना है। तो मैंने कहा करना है तो फिर करना है, फिर करेंगे, बट सबको हौसला रखना होगा कि थोड़ी हिम्मत रखनी होगी कि थोड़ा मुश्किल हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को काम करते देख के खुश नहीं होते हैं, आते हैं, तंग करते हैं। वो दुनिया में हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, हर किसी की सोच अलग होती है। बट वो शूट हुआ, प्लानिंग करेक्ट थी। मैंने डायरेक्शन के साथ डिस्कस किया कि ये आप बोल रहे हो दोपहर को करना है, दोपहर नहीं करते, इसको थोड़ा सा अर्ली करते हैं। डायरेक्शन ने ओके बोला। दिन हमने बोला कि हम संडे के आसपास रखते हैं, सैटरडे संडेज को बाजार में थोड़ी कम भीड़ होती, पीछे की तरफ, अंदर की तरफ ज़्यादा भीड़ होती मेन बाजार में। करेक्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है। हमने बोला पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमको सब शॉपकीपर्स को अपने अंडर लेना पड़ेगा, ताकि कोई भी ये ना बोले कि मेरी दुकान खराब हो रही है। तो उसमें प्रोडक्शन ओके था कि ठीक है हम पैसा खर्चने को तैयार हैं। तो वो शूट हुआ, बट बहुत यूनिक था वो शूट। इतने बड़े एक्टर्स के साथ जामा मस्जिद के एग्जैक्टली नीचे शूट करना पूरा दिन, वो बड़ा था। मतलब वो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया है कि वो 4 दिन कैसे गुजरे हैं वहाँ पर। 2 दिन हम जामा मस्जिद में थे, 2 दिन हम वकीलपुरा लेन के अंदर थे। मतलब हमारे पास शायद 150 से ज़्यादा कॉप्स थे। मेरे पास वो कुछ फोटोज है कि हज़ारों लोगों के बीच मैं खड़ा हूँ, 30-40 पुलिस वालों के साथ, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक, बैरिकेडिंग ही बैरिकेडिंग। ऊपर से सलमान खान, दूर दूर से लोग आए हुए थे। खबर पूरी फैल चुकी है न्यूज़पेपर में एक दिन पहले फैल गया था, न्यूज़पेपर में भी आ गया कि कल यहाँ पर मिस्टर सलमान खान यहाँ शूट करने वाले हैं करीना कपूर के साथ। तो लोग तो गाजियाबाद फरीदाबाद से भी आ गए थे देखने के लिए। बट वो मैनेजमेंट हमारी करेक्ट थी। हमने सब लोगों को साथ लेके शूट किया। ऐसा नहीं कि मुझे पुलिस को सपोर्ट नहीं लेना है, मैंने पुलिस का सपोर्ट लिया, लोकल्स का सपोर्ट लिया, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस, बहुत हेल्प की उन लोगों ने हमारी वो शूट करवाने में। वो शायद वो लोग नहीं होते तो शूट नहीं हो पाता, क्योंकि उस एरिया में आप किसी को डांट नहीं सकते, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, वो थोड़ा सेंसिटिव एरिया है। और वो शूट हुआ और वो अच्छा शूट हुआ। अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ, तो माइंड में क्या चल रहा था तब, कुछ आपको याद है? बहुत डर था कि कोई भी कहीं से भी आके बीच में अच्छा, ये वो डर है जो कभी कोई प्रोडक्शन वाला आगे प्रोड्यूसर को नहीं बोल सकता कि ये माइंड में कहीं आप डाउट नहीं दिखा सकते। हाँ, बट प्रॉब्लम जरूर बता सकते हो, लेकिन आप ये डर जो एक अंदर जो चलता रहता है ना कि पता नहीं इतने हजारों के लोग में कोई निकल के क्या बोले। इसमें एक चीज है जो मैं समझता हूँ, वो है आपकी गट फीलिंग। जैसे बहुत सारे, मतलब मेरे जैसे हजारों प्रोडक्शन वाले हैं हिंदुस्तान के अंदर, अब्रॉड में, पर बहुत लोग हैं, सबका, बहुत सारे लोगों का प्रोफेशन है ये। एक कॉल लेना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर ने मुझे बोला या प्रोडक्शन ने मुझे बोला मुझे मेन नेशनल हाईवे पे बंद करके शूट करवाना है। तो कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे बोल देंगे जी आपने बोला तो होगा, बट ऐसा नहीं है। ये कॉल आपका है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि नेशनल हाईवे में बंद नहीं कर सकता हूं, उसका कोई चांस नहीं है, तो मुझे उनको एक ऑल्टरनेट देना पड़ेगा कि सर ये नहीं कर सकते, बट एक और हाईवे है, आप वो देखो, वहां पर हम शूट करते हैं। वो कॉल लेना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है वो कमी है काफ़ी लोगों में, जो कॉल नहीं ले पाते, जिसकी वजह से शूट्स खराब होते हैं, नाम खराब होता है लोगों का। बल्कि प्रोड्यूसर कहते हैं कि भैया आप पहले बता दो, कुछ पॉसिबल नहीं है। वो डरते हैं लोग डिस्कस करने से ना, उनको लगता है कि 10 लोगों ने मुझे घेर लिया है और मुझे बोल रहे हैं हमको शूट करना है, तो अगर मैं ना बोलूँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं, अगर वो नहीं हो सकता आप उसको बोलिए वो नहीं हो सकता। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाद में उनका पैसा, टाइम, नाम खराब करने से अच्छा है आप उनको अभी बोलें। आपका नाम तब ज़्यादा खराब हो, हाँ, अगर चलता शूट बंद होता है, आप सुबह पहुंचते हैं और शूट नहीं हो पाता,
एक दो बार हमारे साथ भी हुआ, बट वो अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन थी कि वो सबको समझ आया कि मोदी साहब गुजर गए वहां से उस रोड के ऊपर से, अचानक वो रूट बन गया कुछ उनका। भी हो सकता है भाई, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। हम तो जीवन में घुसे हुए हैं, जीवन हाँ, तो चल ही रहा है, लाइफ वो तो चल ही रही है, इसमें इसको सब कुछ कल हो क्या रहा है। होने वाला है कुछ पता तो नहीं है ना। हाँ, बट आप सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी आपके ऊपर चढ़ गई, समझ आता है, बट आप एक छठी मंजिल पे खड़े और वहां से कूद गए, वो तो आपकी गलती है ना। करेक्ट। आपको पता है कूदते ही मैं गिर सकता हूँ, चोट लग सकती है, मर सकता हूँ। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि मैं छठी मंजिल से कूदूं या पहली मंजिल से कूदूं। सो वो समझ शायद मुझे लगता है लोगों में अब कम है, और शायद उसका कारण ये भी है कि बहुत जल्दी लोगों को ग्रो करना है। जैसे जो हम कुछ पुराने लोग हैं, हम लोगों ने 22-25 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं प्रोडक्शन को। ऐसे टाइम से शुरू किया जब प्रोडक्शन थी नहीं, फिल्म्स होती नहीं थी, यूपीएम एलपी तो हमें पता ही नहीं थे। हमें तो हर कोई प्रोडक्शन वाला ही बोलता था, प्रोडक्शन वाला, प्रोडक्शन मैनेजर मैक्सिमम। ये तो अब आने शुरू हुए हैं कुछ टाइम से, जब से फॉरेन कल्चर इंडिया में आया है, ईपीज एलपीज यूपीज यूपीएम्स। सो ये लोगों को समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक प्रोडक्शन की गलती से सब बदनाम हो गए कि यार प्रोडक्शन वाले ऐसे हैं वहाँ पर, उनको समझ नहीं है। एक तो इतना पैसा खर्च किया मारे हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि बड़ा शहर है, मेन सिटी है, कैपिटल है, और उस पर आके अगर हमारा शूट भी ख़राब होता है तो नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है, नाम खराब होता है, लोग हम पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप ये बोलते हैं किसी बड़े डायरेक्टर को या किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस को कि ये चैलेंजेस हैं, तो वो समझते हैं इस बात को? डेफिनेटली समझते हैं। देखिए, आपको समझाना पड़ता है उनको, आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उनको समझा सकें। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं आप शराब मत पीजिए, आप बोले डॉक्टर तो पागल है, मैं तो पीऊँगा। तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। डॉक्टर के मना करने के बाद भी अगर आप शराब पीते हैं और आपको डैमेज देती है, तो आपकी गलती है। भाजी, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक अच्छे लाइन प्रोड्यूसर की क्या कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कोई 4-5 ऐसी चीज़ें हैं, या मे बी उससे ज़्यादा या उससे कम, कि एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए, जो कि प्रोड्यूसर भी एक अच्छे लाइन प्रोड्यूसर में क्या क्वालिटीज़ ढूंढता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइन प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कुछ लाइक सर्विस के साथ साथ एक बिजनेस है, तो हर बिजनेस में स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी है कि आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को किसी भी बिजनेस में, वो आप फुलफिल करने की हिम्मत रखें। आप उसको मतलब आप सिर्फ बोल दें कि आप आ जाओ मैं कर दूंगा, वैसे नहीं होना है। मुझे याद है एक फिल्म है एनिस्टेन, अनुष्का शर्मा वाली, बहुत पुरानी बात है। उस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया था प्रोडक्शन ने, तो उन्होंने बोला पूरी फिल्म ही हमको जो है वो यूपी में शूट करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरे को स्क्रिप्ट एक बार भेज दो। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने 2 दिन लगा के वो स्क्रिप्ट पढ़ी, और उसमें मैक्सिमम फिल्म नाइट में थी। तो मैंने बोला भाई मैं तो नहीं कर सकता रात के वक्त, और यूपी में नहीं करेंगे, एडवाइजेबल नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपके बस का ही नहीं है। मैंने बोला जो भी समझो, बट मैं नहीं करूँगा ये। तो मुझे आपकी फिल्म शुरू करा के चौथे दिन बंद नहीं करानी। उन लोगों ने फिर किसी और को हायर किया, उस आदमी ने भी शायद यही बोला होगा। तो उन्होंने बोला चलो फिर कहाँ करें, उसने एडवाइस कर दिया हरियाणा। फिर वो लोग हरियाणा चले गए। आई थिंक 4 दिन भी शूट नहीं कर पाए वो हरियाणा में। उन्होंने वो फिल्म बंद करी, ब्रेक लिया, और वापस वो पूरी फिल्म राजस्थान में शूट हुई। ओके। सो ये कॉल लेना ज़रूरी है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। आप समझिए किसी को यहाँ बुला लेना, वो 100 लोगों के साथ 150 लोगों के साथ आ जाए आपके पास, या आपके कहने पे कहीं चल पड़े, और वहाँ पर जाके आप इतना सारा एडवांसेस दे दें इतनी लंबी फिल्म के लिए, होटल्स को, हर डिपार्टमेंट को, बड़े स्टार्स को। स्टार्स की डेट्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, मिलती नहीं है डेट्स, और आप शूट ना कर पाएँ तो वो आपकी डेट लॉस होती है स्टार्स की, वो मिस कर जाते हैं डेट्स, इतना एडवांसेस, और जो पैसे आप किसी को दे दो वापस नहीं करता वो पैसा, तो बहुत नुकसान होता है प्रोड्यूसर्स का। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही डिसीजन में काम करें, और एज एन बिजनेस में बोलूँ तो आपको उसके साथ कोऑपरेट करना होगा, प्रोड्यूसर्स के साथ।
मतलब आप उनकी टीम में हो, ऐसा नहीं है? एक ही टीम हाँ, है, आप उनकी टीम में नहीं, हम एक ही आएंगे। टीम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम किसी और शहर से हैं, आप किसी और correct. शहर से हो, नहीं। हम एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं। वो इंडस्ट्री जितनी उनकी है, वो इंडस्ट्री उतनी हमारी है। करेक्ट। हम उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। हम बस एक शहर में हैं, वो एक बॉम्बे में है, हम दिल्ली में हैं, या हम पंजाब में हैं, जहाँ पे भी हम हैं, जो भी हम नॉर्थ इंडिया करते हैं। लेकिन वो हमको जोड़ने वाला तो वही प्रोजेक्ट है, हम उसी फिल्म के लिए कर रहे हैं। उसी फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर उस फिल्म में कुछ ऐसा होता है जिससे सबका नाम खराब होता है, तो हमारा भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत, और डेफिनेटली पैसे बचाने हैं उनके, उनका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि जब पैसे की बात आती है ना, तो काफ़ी झगड़े होते हैं आपस में। बट वो सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, दोनों को करना पड़ेगा, उनको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे से ही फिल्म बनती है। अगर पैसा नहीं होगा तो फिल्म नहीं बना सकते। बट सही पैसे में फिल्म बनानी है, वो मैं समझता हूँ। बट पैसा तो होना चाहिए, और सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट वो नाजायज़ नहीं होना चाहिए। जो आपका हक का पैसा है, आपको वो मिले, आप उनसे मांगें, वो आपको देंगे। और आपकी ड्यूटी है उनका पैसा बचाना, उनके पैसे की बर्बादी को रोकना, पैसा कभी गलत हाथों में ना जाए, पैसा अननेसेसरी वेस्ट ना हो। यही आपकी ड्यूटी है और आपको वो करना है। और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करना है। यही मेन की है। और कई लोग होते हैं जो रूड होते हैं। अल्टीमेटली तो सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री वी आर पार्ट ऑफ दिस सर्विस इंडस्ट्री। मैंने कईयों से सुना है कि मतलब मैं शहर में काम करता हूँ, उनको करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करें, मैं तो इतने पैसे चार्ज करूँगा। अच्छा। मैं नहीं मानता हूँ उन बातों को, क्योंकि देखिए व्यूवर्स हैं, जो जनता है वो फिल्म देखती है, वो फिल्म देखती है तो फिल्में बनती हैं। करेक्ट। तो मतलब प्रोड्यूसर्स और स्टार्स जनता पर डिपेंडेंट हैं। करेक्ट। और हम लोग प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं। करेक्ट। अगर प्रोड्यूसर्स फिल्म नहीं बनाएंगे तो हम काम क्या करेंगे? फिर तो हमको एक्चुअली राशन की दुकानें खोलनी पड़ेगी, काम बंद करना पड़ेगा। तो उनका फिल्म बनाना ज़रूरी है। और जिस तरह के हालात से इंडस्ट्री गुजर रही है, सब जगह कॉस्ट कटिंग है, ओटीटी पैसा काट रहा है, प्रोड्यूसर्स पैसा कोशिश कर रहे हैं कम से कम पैसे में फिल्म बनाई जाए। कल को अगर मैं भी प्लान करूंगा फिल्म बनाने का, तो मैं इंडस्ट्री के हालात देखकर फिल्म बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी स्टार फिल्म बना दूंगा, नहीं, मेरे को एक छोटी फिल्म बनानी है ताकि मैं एटलीस्ट रिकवरी कर पाऊँ उस फिल्म की। मेरे को जेब से पैसा लगाना पड़े। तो ये सब सोच के प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है, डरा हुआ है इस वक्त, इंडस्ट्री ऐसी कंडीशन में है। तो हमारा तो फर्ज है कि हम उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें। जैसे प्रोड्यूसर्स बोलते हैं जनता को कि आप आओ हमारी फिल्म देखो, वैसे ही हमारी भी एक ड्यूटी है ना कि हम उस फिल्म को जो वो 100 रुपये में बनाना चाहता है उसको 80 में बना के देते हैं। एटलीस्ट उसका पैसा डुबाने का या लॉस का रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। अगर वो 100 की जगह, आज मैंने उसकी 100 की फिल्म 110 में बना दी और वो 80 बना पाया, तो उसका 30 का नुकसान है। बट अगर मैं 100 की फिल्म उसको 80 में बना के देता हूँ और वो 80 भी कर जाता है, तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में तो है। और अगर मैं उसको ऐसा करके देता हूँ तो वो वापस मेरे पास आएगा। ऐसे मेरा बिजनेस उसके साथ चलता रहेगा। अगर मैं पहली बार में ही उसको उसका पैसा डुबवा दूँ तो दोबारा कभी नहीं आएगा, वो शहर में ही नहीं आएगा। एक्सप्लॉइट करेंगे। बहुत लोग हैं जो यही करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। छोटी मतलब वो पास का सोचते हैं, कह लें, या फॉल्स कमिटमेंट्स करके बुलाते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। कई बार प्रोड्यूसर भी फंस जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी फंस जाते हैं कि चलो मे बी ये इनकी कोटेशन जो है वो नवनीत से कम है तो उनके साथ काम कर लेते हैं। देखिए, मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं एक्सपेंसिव हूँ। मैंने हमेशा उनको बोला है कि आप मुझे एक्सपेंसिव की डेफिनेशन तो दे दो। मतलब क्या एक्सपेंसिव है? मैंने आपसे पूछा 10-20 लाख रुपए पर डे बोल दिया आपको। दूसरी चीज ये है कि ऐसा क्या है जो आपका खुद का है? हाँ, या किसी भी मेरा तो कुछ है नहीं, खुद का तो कुछ है नहीं। आपकी लोकेशन है, वो गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, आपको कोई लॉजिस्टिक्स चाहिए, उसका कोई और ओनर है। करेक्ट। देखिए क्या होता है कि जो कुछ लाइन प्रोड्यूसर्स हैं हर शहर के अंदर हैं, वो प्रोड्यूसर्स को एक फॉल्स कमिटमेंट करके यहाँ बुलाते हैं। दो तरह से लोग होते हैं। एक होते हैं उनको फॉल्स कमिटमेंट करके बुलाते हैं, फिर उसके बाद जब प्रोड्यूसर आके आपको पैसे दे देता है तो वो पैसे ओवर बजट चला जाता है और वो बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आपने ही बोला था। मैंने आपको बोला 100 रुपये में खाना खा लो, आपने बोला ये खाना अच्छा नहीं है तो मैंने आपको 200 का खाना दे दिया। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा होता है कि आपने प्रोड्यूसर को कमिट करके यहाँ बुला लिया
और आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाए, सिचुएशन ही हैंडल नहीं कर पाए। आपको लगा कि ये लोकेशन 2 लाख की है, आप आ जाओ सर, मैं इसको देखता हूँ, लाख में लाने की कोशिश करता हूँ। वो प्रोड्यूसर पकड़ लेगा, उसको बजट में ले जाएगा उसको लाख रुपए में। हाँ, वो तो आपने बोले मैं लाख में लाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश का वर्ड सुनेगा ही नहीं। वो लाख रुपए ले गया, बजट में आ गया, लाख रुपए लाइन आइटम आ गई, तो उसको 1,10,000 कर देगा, 10,000 बफर में हो गया। फिर पता लगा वो आ गया और आप उसको 2 लाख से नीचे लेके नहीं आ पाए। तो फिर एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब आप 30 दिन का शूट खत्म करते हो, अरे मैं तो 1 करोड़ रुपए ऊपर जा चुका, तो फिर लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, मैं पैसा नहीं दूंगा, मैं तो लेके रहूंगा। वो सब सिचुएशन नहीं। मेरा काम करने का तरीका है सर, ये 2 लाख लेता है, अगर आपको शूट करना है तसल्ली से करना है तो शायद आपको 2-5 ही खर्चना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके शूट को और पीसफुली कराने के लिए 5,000 रुपये उसके स्टाफ को, इधर उधर के लोगों को और दूंगा, ताकि कोई भी आपको तंग ना करे। एक एग्जाम्पल है, या मैं उनको पहले बोल दूंगा सर मैं 180 से नीचे लेके नहीं जा सकता हूँ उसको। उसके बाद तो फिर झगड़ा करने वाली बात है। मतलब आप 12 घंटे बोल रहे हैं शूट करना, आपका शूट 16 घंटे चला जाता है, अगला बोलेगा मैंने आपको 1.5 लाख में दिया, बंद करो तुम यहाँ से शूट, या मेरे को पैसे दो, ब्लैकमेलिंग वो नहीं करना मुझे। मैं उसको 180 दूंगा, बोलूंगा भाई 18 घंटे शूट करूंगा। सो वो जो सेफ्टी मैं प्रोड्यूसर्स को दे रहा हूँ, वो अलग लैंग्वेज में उसको बोलते हैं मैं एक्सपेंसिव हूँ। बट मैं वो सोच सकता हूँ कि शायद हालात ऐसे हैं इंडस्ट्री के। बट मैं बड़ी फिल्में भी करता हूँ। अभी जैसे मैंने आमिर सर के साथ एक फिल्म की है, सितारे ज़मीन पे अभी शूट की हमने। तो इतने बड़े एक्टर के साथ हम ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन इसी पे था, उस पे आते हैं। हाँ। तो एक तो ये जो आपने बोला, उसके साथ साथ आपको लगता है कि टीम, एक अच्छे लाइन प्रोड्यूसर की क्वालिटी ये भी है कि वो टीम वर्क में बिलीव करें, या उसके पास एक अच्छी टीम हो, क्योंकि वो अकेला हर जगह तो नहीं खड़ा होगा, उसको और लोग भी डिप्यूट करने हैं, उसको परमिशंस के लिए किसी को भेजना है, या किसी और डिपार्टमेंट में लाइसेंसिंग के लिए कोई चाहिए। तो एक अच्छी टीम का होना और कम्युनिकेशन विद इन द टीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी ओल्ड स्कूल कल्चर नहीं है। जैसे पहले ओल्ड स्कूल होता था कल्चर, प्रोडक्शन वाले कहीं से भी उठ के आ जाते थे, एक ड्राइवर भी प्रोडक्शन में आ गया, एक ट्रांसपोर्टर भी प्रोडक्शन में आ गया, कोई भी उठ के प्रोडक्शन में, एक ढाबे वाला भी प्रोडक्शन में उठ के आ जाता था। अब वो नहीं है कल्चर। आपको प्रोडक्शन को एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक डिपार्टमेंट है, वो समझ के आपको काम करना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए अपने प्रोड्यूसर्स के साथ। सिर्फ आप प्रोड्यूसर के साथ ही नहीं एंगेज हो रहे हो, आप साइमल्टेनियसली डायरेक्शन डिपार्टमेंट भी आपसे बात कर रहा है, फिर आपसे कॉस्ट्यूम भी बात कर रही है, डेफिनेटली फिर आपसे डीओपी की टीम भी बात कर रही है। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आर टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल व्हिच आर मे बी वर्किंग विद यू और अंडर यू। अब जैसे बहुत और सारे उन सब के ऊपर आप, ये मैं इस सोच के साथ काम करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं 3 लोगों को लेकर, 4 लोगों को लेकर एक प्रोडक्शन का पैसा बचाने के लिए मैं 3-4 लोगों के साथ ही काम करूंगा बस। मेरा एक आदमी 4 डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हर डिपार्टमेंट को 24 घंटे की जॉब है हमारी। एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो गया तो हम 24 घंटे काम करते हैं। दिन में शूट करते हैं, फिर रातों रात पूरा का पूरा जो बेस है उसको नेक्स्ट लोकेशन पे सुबह 4 बजे के लिए रेडी करना है। अब 11 बजे बड़े शहरों में नो एंट्रीज होती हैं, 11 बजे आपने बेस निकाला, सुबह 4 बजे आपने बेस लगाया, तो 3 लोग बेस लगा रहे हैं। तो बहुत इजी जॉब नहीं है, मैं मानता हूँ। क्लॉक 24 आवर्स है। मैं मानता हूँ जैसे ईडीज बहुत काम करते हैं, कैमरा डिपार्टमेंट बहुत काम करता है, बट वो लोग 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर उनको नींद मिलती है। हम लोगों को नींद नहीं मिलती, हम सो नहीं पाते। अब एटलीस्ट चलो मैं तो फिर भी बोलूँगा कि मैं सो जाता हूँ 4-5 घंटे अब इस स्टेज पे जाके। बट अभी भी मेरी टीम में जो बच्चे हैं वो नहीं सो पाते, वो 24 घंटे काम करते हैं। उनको मुझे बोलना पड़ता तो 36 घंटे से जगह हुआ जाके थोड़ी देर सो जा, फिर हम उसको भेजते हैं। और वो भी ऐसा हालात होता है, वो बोलता है सर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं गाड़ी में सो जाता हूँ 4 घंटे। वो बेचारा गाड़ी के अंदर कार में सो गया 4 घंटे। तो हम लोग अपने कपड़े लेके साथ चलते हैं कि बताइए घर जाएंगे नहीं जाएंगे, लोकेशन ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं दूर नहीं जाऊँगा। मुझे याद है मैं 2 फिल्में कर रहा था 2 साल पहले। एक मेरी फिल्म चल रही थी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, और एक शहजादा चल रही थी साइमल्टेनियसली। सो हम लोग, वो शूट गुड़गांव में ही था। तो रॉकी रानी हम रात में शूट करते थे गुड़गांव में, और शहजादा दिन में शूट करते थे गुड़गांव में। तो मैं घर ही नहीं जाता था, मैं अपने कपड़े लेकर आया हुआ था, मैं सेट पे जाता था, शूट शुरू कराता था और 2 घंटा गाड़ी में सो जाता था। फिर रात को सेट पे जाता था, रॉकी रानी का शूट शुरू कराता था, 12-1 बजे फिर मैं गाड़ी में सो जाता था, फिर सुबह 4 बजे उठ के वापस उतर जाता था, उनको पैकअप वैकअप करा के फिर अगले शूट पे चला जाता। तो ऐसे 6 दिन गुजारे मैंने। तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं बोलूँ, शिकायत नहीं है मेरी है, आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतना काम कर पा रहा था।
पर प्रोडक्शन बहुत हार्ड जॉब है, हर किसी के बस का नहीं है प्रोडक्शन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही था कि ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स है। यस डेफिनेटली, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स है जो हर कोई नहीं कर हर सकता। कोई नहीं कर पाता। और हम जो प्रोडक्शन वाले हैं, हमें एक्चुअली मजा आता है ये करने में। हाँ, पेन है ये जॉब, पर मीठा दर्द। मीठा दर्द है। प्लस जिन लोगों को लाइफ में चैलेंजेस पसंद है ना, ये जॉब उनके लिए, जो डरते नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है प्रोडक्शन वाले जो होते हैं, जब वो 8-10 साल गुजार लेते हैं ना, तो उनकी लाइफ की मैनेजमेंट और डर वर सब चला जाता है, क्योंकि वो हर किसी से तो फेस कर रहे होते हैं। वो लड़ाई भी कर रहे होते हैं सेट पे खड़े होके, वो डिपार्टमेंट वालों से भी बात कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी लाइजनिंग कर रहे हैं, वो कोई 4 लोग शराब पी के आ गए उनको भी निपटा रहे हैं, और एक्टर्स के भी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। सर्विस है, मतलब शादी हो रही है, हम लड़की के बाप हैं तो हर किसी की शिकायतें हैं और आपको पूरी करनी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं तो जा, एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, ऑलवेज 24/7 यू आर मीटिंग एक्सपेक्टेशंस। मतलब हर बार रिजल्ट्स, हर बार नंबर 100 में से 100 आने चाहिए। हाँ, मतलब हम लोग गुंडों से लेकर पॉलिटिशियन तक सबसे मिलते हैं, सबके साथ मिलके काम करते हैं। कई जगह ऐसे होती हैं, ऐसी सिचुएशंस में होती हैं, हमको बहुत हायर लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है, पॉलिटिशियंस मिनिस्टर्स के पास जाना पड़ता है, उनसे भी मिलके डिस्कशन करनी है। कई दफ़ा हमको बहुत ही शेडी एरिया में जाके वहाँ के गैंगस्टर से भी बात करनी पड़ती है कि सर आपके यहाँ शूट करना है, डॉन हो आप, यहाँ के भाई हो आप यहाँ के, बट हमको तो शूट करना है, आप हमारी हेल्प करो। तो हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारी बात बीच में रह गई, बड़े स्टार्स के साथ आपने, तीनों बड़े स्टार्स जो हैं और भी के साथ भी, मगर तीनों जो बिगेस्ट स्टार्स हैं, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर आमिर खान, आपने तीनों के साथ फिल्में करी हैं। तो ये बड़े, और फिर रॉकी रानी और ऐसी जो बड़ी फिल्में हैं, उन सब पे आप जुड़े हुए हो। तो ये बड़े स्टार और बिग प्रोडक्शंस पे काम करना कैसा होता है और उसके क्या चैलेंजेस हैं? वो ज़्यादा प्रेशर होता है, छोटी फिल्म के ऊपर ना आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी पता है मेरी फिल्म बहुत छोटी है, मैं इतनी कॉस्ट कटिंग पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, उनके दिमाग में होता है। पर हम उनको पहले से बोल के रखते हैं कि आप पैसे नहीं खर्च रहे हो, आप बहुत छोटी फिल्म लेकर आए हो, हम लोग कर रहे हैं बहुत बहुत कम प्राइस के अंदर या बहुत टाइट बजट के अंदर, पर टाइट बजट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बट बड़ी फिल्म्स के अंदर हमारे पास कोई कंप्लेंट करने लायक कुछ होता नहीं है। वो बोल रहे हमने आपको सब कुछ तो दे दिया, अब आप क्यों हमसे कंप्लेंट कर रहे हो कि ये नहीं हो सकता। जैसे तो, आप बोल रहे थे, जैसे आप अभी आमिर खान के साथ काम कर रहे थे, अभी मैंने कॉन्वर्सेशन शुरू हुई तो आमिर के साथ मैंने काम किया। मैंने आमिर के साथ दंगल की थी। दंगल बहुत चैलेंजिंग फिल्म थी, बहुत लंबी फिल्म थी, बट उसमें मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लगा नहीं, क्योंकि वो बहुत कंट्रोल्ड फिल्म थी, बहुत कंट्रोल्ड लोकेशंस के ऊपर शूट था। बजरंगी पे मेरा काफ़ी मुझे फाइट करना हुआ। फैन में मुझे काफ़ी फाइट करना, क्योंकि शाहरुख की फ़ैन फॉलोइंग तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसी फ़ैन फॉलोइंग देखी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। उनके साथ मैंने शूट किया, और रोहिणी जैसे कंजस्टेड एरिया में, द्वारका की कॉलोनीज़ में, और बहुत छोटी छोटी गलियों में उनके साथ शूट किया। जबकि ऐसा मतलब वो बाहर निकलते नहीं है, वो आउटडोर करते नहीं है ज़्यादा, बट वो बहुत डेंजरस आउटडोर था, और उन्हीं के शहर में और आमिर के साथ मैंने लाल सिंह चड्ढा की थी। वो एक चैलेंजिंग फिल्म थी, क्योंकि वो बहुत रोड्स के ऊपर थी, और एग्जैक्टली कोविड के बाद थी वो फिल्म, तो वहाँ पर शूट करना उनके साथ चैलेंजिंग था। और सलमान भाई के साथ तो हमेशा चैलेंजिंग होता है, उनके साथ तो हर फिल्म चैलेंजिंग होती है। उनके साथ मैंने टाइगर 1, टाइगर 2, टाइगर 3, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, 5 फिल्में, बाहर अच्छी फिल्में की हैं उनके साथ। उनके साथ हमेशा चैलेंजिंग होता है काम करना। उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और वो खुद थोड़े से मस्त मौला किस्म के आदमी हैं, तो उनको भी थोड़ा रोक के रखना पड़ता है। ये बड़े स्टार्स का एक तो ये है कि फिल्म बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि एक बड़ा स्टार कहीं आ रहा है तो उसकी परमिशन, जैसे आपको कहीं रोड पे शूट करना है, या आई डोंट नो किसी एक लोकेशन पे आप जा रहे हो, जब जैसे मान लीजिए सीपी में शूट करना है, उनका कोई कॉन्सर्ट है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो वो लॉजिस्टिक जब आप कई बार जाते हो या बड़े लेवल पे जाके उनको बोलना पड़ता है कि इतना बड़ा स्टार है, उनकी ये फिल्म है, तो एक परमिशन की एक लॉजिस्टिक्स होती है। फिर पैराफर्नेलिया जो आता है, मतलब 100 गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, मतलब BCO वैनिटी आ रही है, सपोर्ट स्टाफ आ रहा है, कैंटर्स पे कैंटर्स आ रहे हैं जिसमें इक्विपमेंट ही इक्विपमेंट है। तो ये पूरी जो मैनेजमेंट है इतनी बड़ी फिल्म की,
vis-a-vis छोटी फिल्म होगी तो सब कुछ स्केल डाउन हो जाएगा, लेकिन ये जो बड़ी फिल्म की इतनी बड़ी लॉजिस्टिक्स जो है वो मैनेज करना कैसा रहता है, और वो जो जिसके लिए आपको और भी जैसे पुलिस की हेल्प चाहिए, ट्रैफिक की हेल्प चाहिए, तो इसका जो पूरा प्रोसेस है, जैसे मानिए आपको फोन आया, जैसे आज अगर फोन आता है, धर्मा से फोन आया है या YRF से फोन आया, चल अमित ये फिल्म हमें करनी है, तो उसके बाद क्या होगा, जैसे वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, छोटा प्रोसेस नहीं होता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। वो पहले हमको स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ तो उनको बोलता हूँ मेरे को ब्रीफ दे दो, आप मेरे को लोकेशन लिस्ट दे दो, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको। बेसिकली शुरू होती है कहानी लोकेशंस से ऊपर, अगर लोकेशंस नहीं है तो फिर वो शूट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमको ज़रूरी है कि हम उनको वो लोकेशंस प्रोवाइड करवाएं जो स्क्रिप्ट मांगती है वो लोकेशन। राइट, परमिशंस बात की बात है या बाकी के लॉजिस्टिक्स बात की बात है। एक बार लोकेशंस लॉक होती हैं, फिर एक इनिशियल स्काउटिंग होती है पहले, फिर उसके बाद टेक स्काउट होता है फाइनली, जो पहले वो आते हैं और हर लोकेशन के 5, 7, 8 ऑप्शंस देखते हैं, उनमें से फिर वो ऑप्शंस चुनते हैं कि ये 2 अच्छे हैं, इन दोनों में से आप जो मिलता है आप वो ले लो। कई लोकेशंस ऐसी होती हैं कि नहीं हमको तो बस ये ही चाहिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर ये नहीं होगा तो हम फिल्म ही नहीं करेंगे यहाँ पर। तो वो बहुत प्रेशर होता है, वो फंस गए आप। एक ही लोकेशन पे आपकी सारी फिल्म अब निर्भर करती है, अगर ये लोकेशन नहीं है, एक ही लोकेशन है, हीरो लोकेशन है, ये नहीं होगी तो फिर शहर बदल जाएगा। सो वो उनको लॉक करके देना पड़ता है। चूजी डायरेक्टर्स कौन है जो आपने इतने आप रेकी कराते हो? डायरेक्टर्स आते हैं, देखिए सारे ही होते हैं, कुछ कोई कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। हर डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाने निकला, और वो डायरेक्टर ही अपनी फिल्म बनाने नहीं निकला है, उसके साथ अपनी उसका एडी भी अपनी फिल्म बनाने निकला है, डीओपी भी अपनी फिल्म बनाने निकला। हर किसी की अपनी इंडिविजुअल फिल्म है, तो हर किसी को है कि वो बेस्ट परफॉर्म करे, क्योंकि बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, दुनिया में फिल्म रिलीज होने वाली है, बड़े स्केल की फिल्म है, फिर किसी ग्लोबल ओटीटी पे जाएगी तो करेक्ट, पूरी दुनिया तो ने देखना हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई बेस्ट परफॉर्म करे। हम भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म है, बहुत अच्छा परफॉर्म करके इनको देते तो हैं। आप देखो कहाँ इतने बड़े स्टार्स, कहाँ इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस, और उन सबसे कितने लोग जुड़े हुए हैं, मतलब डाउन टू द स्पॉट बॉय तक हम नीचे 500-600 लोग काम करते हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं उसी फिल्म के लिए डेडिकेटेडली, पूरे शिद्दत के साथ जिसे कहते हैं। यस यस। जैसे अभी हम रॉकी रानी कर रहे थे तो हमको एक हवेली चाहिए थी, तो वो हवेली हमने यूपी के एक गांव में, ऊंचा गांव करके गांव है, वहाँ पर वो हवेली देखी। वहाँ पर हमारा 10-12 दिन का शूट था, बट वो एरिया बहुत सेफ नहीं था, और वहाँ पर रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करण जौहर, रुकने की जगह नहीं थी वहाँ पर। तो गिने चुने वहाँ पर 2 रिजॉर्ट्स थे सिर्फ, और हमारा क्रू था कुछ 400 और रहने की जगह थी 300। सो हमने फिर एक स्कूल लेके उसमें टेंट लगाए, लग्जरी टेंट्स, वो हमने राजस्थान से मंगवाए, वहाँ से लग्जरी टेंट्स लगाए, टॉयलेट्स बनाए, ताकि हम 15 दिन अपने जो सी क्रू जिसको हम बोलते हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो थोड़े लोअर टेक्नीशियंस हैं, उनको वहाँ स्टे करा पाए, क्योंकि बड़ी मजबूरी थी, हमारे पास जगह ही नहीं थी। हम लोगों ने भी एक ही कमरे में 4-4 लोगों ने स्टे किया। मतलब इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्टर हैं वो स्टक थे, उनको वही करना विजन में था कि यार यही चाहिए, यही करना है, और बहुत रूरल एरिया था वो, और रिजॉर्ट्स भी कुछ 1.25 घंटा दूर थे वहाँ से, हमारी लोकेशन से। तो बहुत चैलेंजिंग था, और चैलेंज और ज़्यादा हुआ जिस दिन हमने टेंट लगाया उसी दिन बारिश आ गई, तो वो पूरी मिट्टी दलदल बन गया। तो शूट शुरू होने में फॉर्चुनेटली अभी 2-3 दिन थे, तो हमने फर्श बनाया वहाँ पर फौरन के, इससे पहले कि मतलब पत्थर डाले कूट के, ताकि अब बारिश आए तो एटलीस्ट इतना दलदल ना बने। तो आप ये देखो, ऑडियंस ये देखे कि कितना कुछ एक लाइन प्रोड्यूसर के दिमाग में चलता रहता है, ऑन द स्पॉट, ऑन द फीट ये डिसीजन लेने होते हैं कि अच्छा ऐसा करना पड़ जाएगा तो क्या होगा, ये आप सोच नहीं सकते। बैकअप प्लान, मतलब हाँ, ये हमने कहीं लिख के नहीं रखा हुआ कि ऐसा हुआ था कैसा हुआ, ये सिचुएशंस आपके पास आएंगी, और कैसे जो प्रोडक्शन टैलेंट है उसको डील करता है ऑन द स्पॉट, ऑन द ग्राउंड। करेक्ट। वो हमको जबकि घबरा नहीं सकते इसमें, और हमने यही सोच के किया था कि हम जो टेंट है वो 4-5 दिन पहले लगाएंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शूट शुरू होने से पहले निकल के सामने आ जाएंगी, कि वहाँ पर सांप निकला है, वहाँ पर कीड़े निकला है। तो अगर हम शूट से एक दिन पहले जाएंगे, अचानक निकला, तो हमारे पास कुछ करने को नहीं, रिएक्शन टाइम नहीं है। हाँ, तो वो सब प्लानिंग करके चलना पड़ता है, आपको आगे सोच के चलना पड़ेगा कि अगर ये हुआ तो क्या बैकअप है इसका। तो वो बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट में अगिल बोला ना, ये मैनेजमेंट है। तो आपकी अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आप प्रोडक्शन के लिए सही हैं। और ये हर किसी का नहीं होता है, ये फोटे नहीं है हर किसी का। लोग कई काम शुरू कर देते हैं, बट वो उसके लिए बने नहीं होते हैं। आपको ये भी समझना आप किस काम के लिए बने हो।
आपको ये कब लगा कि यार ये मुझे लगता है मैं प्रोडक्शन के लिए बना हूं? ऐसा पता नहीं, लगा? मुझे ऐसा कभी लगा? महसूस नहीं ऐसा हुआ। लगा? मैंने हर रोज नेचुरल स्टेप तो वही है, पहले प्रोडक्शन और फिर आगे जाके वो जहाँ पर जर्नी ले जाए। मतलब मैंने रोज सीखा है, मतलब आज तक सीखता ही आ रहा हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं रोज सीखता हूँ। रोज मुझे लगता है आज मैंने गलती करी है। हाँ, मैं शायद उस गलती को छुपा जाता हूँ। अब जिस स्केल पे मैं हूँ, मैं उसको छुपाने की कोशिश करता हूँ कि, बट अगर मुझे लगता है कि नहीं छुपा पाऊंगा तो मैं जाके बोल देता हूँ कि भाई ये तो मुझसे गलती हुई है। हालांकि वो फॉर्चुनेटली ऊपर वाली की दया है कि कभी ऐसी बहुत बड़ी गलती नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। और जितने मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं YRF हो गया, धर्मा हो गया और बड़ी कंपनीज हैं, सिने1 है, वो लोग भी मेरे को मतलब सपोर्ट Red करते Chillies हैं, है। रेड चिलीज है, इज्जत भी देते हैं। और मुझसे अगर कुछ ऐसा हो जाता है गलती तो वो बोलते हैं, हो जाती है सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं उनको और बहुत सारी चीज़ों में बाहर जाके सपोर्ट करता हूँ। करेक्ट। शायद जो बाकी के लाइन प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाते हैं। इवन उनकी पर्सनल लाइफ में भी मैं सपोर्ट करता हूँ। कईयों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं, आप इसको जानते हो, हाँ जानता हूँ, तो प्लीज़ इसको बोल के मेरे को वो करवा दो ना, मेरा वो काम अटका है। तो मेरे रिलेशन उनके साथ ऐसे हैं, घर जैसे रिलेशन है मेरे सभी क्लाइंट्स के साथ। और मेरा ये मानना है कि क्लाइंट मेरे पास अगर आया है तो ये इसलिए नहीं आया है कि मतलब मैं आ गया है, मैं इससे पैसे कमा लूँ फिर छोड़ दूँ, नहीं। वो आया है तो अब कभी वापस नहीं जाएगा, वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरे साथ ही काम करेगा, जब तक मैं इंडस्ट्री ना छोड़ दूँ या वो इंडस्ट्री ना छोड़ दें। तो इस सोच के साथ मैं काम करता हूँ। तो उसी वजह से मेरे को हमेशा ध्यान रहता है कि मेरा क्लाइंट अपसेट ना हो जाए, मेरा किसी वजह से, मेरी या मेरी टीम की वजह से भी, या मेरे किसी वेंडर की वजह से। तो मैं सब पे नज़र रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने वेंडर्स मिलवा दिए और मैं हट गया पीछे, नहीं। मैं डील्स पे, पैसों पे, क्वालिटी पे, सब पे नज़र रखता हूँ कि कुछ भी खराब ना हो। तो आपको लगता है जो प्रोडक्शन है वो एक एक टैलेंट है या एक क्राफ्ट है? मतलब वो क्राफ्ट जो आप सीख सकते हैं उसको, या आप राइटिंग सीख सकते हैं, आप सिनेमाटोग्राफी सीख सकते हैं, तो इसी तरह से आप डायरेक्शन सीख सकते हैं। तो आपको लगता है प्रोडक्शन सीख सकते हैं या कहीं ना कहीं इनहेरिट होना चाहिए अंदर देखिए विद, क्योंकि वॉक ऑफ लाइफ क्वालिटीज का एक मिश्रण है। नहीं, ये सब कुछ टैलेंट है। अब आप ऐसे कई डायरेक्टर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने एज एन एडी भी काम नहीं किया, बस आए, पहली फिल्म डायरेक्ट की और स्टार बन गए। बहुत अच्छी फिल्म बनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब हवा में स्टार बन गए। वो अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, बिना किसी को असिस्ट किए उन्होंने ये काम किया। मैं ऐसे कई डायरेक्टर्स को जानता हूँ। सो ये सब टैलेंट होता है, आपके अंदर से होता है। कई ऐसे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, आज तक एक्टिंग नहीं आई। कुछ ऐसे नए लड़के हैं जो किसी बड़ी स्टार फैमिली से भी नहीं है बट बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत जल्दी बड़े स्टार्स बने। तो ये सब टैलेंट होता है और हर चीज़ में टैलेंट होता है। आप इवन अगर मैं बोलूँ तो कई लोग 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं और आज भी ढंग से गाड़ी नहीं चला पाते। करेक्ट। और कुछ लोग अभी 6 महीने में गाड़ी चला रहे हैं पर परफेक्ट कार चलाते हैं। Correct. तो ये आपके अंदर से होता है। तभी आजकल स्कूलों में या बोला जाता है कि बच्चे को पहले से परखो कि वो किस चीज़ में अच्छा है ताकि उसको उसी चीज़ में डालो। ये इनर टैलेंट होता है, हर चीज़ इनर टैलेंट होती है। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की पर आज तक अच्छी फिल्म नहीं बना पाए। कुछ लोगों ने आते ही अच्छी फिल्में बनाई। बहुत अच्छे डीओपीज होते हैं, बिना किसी स्कूल से पढ़े वो आते हैं, 2 साल किसी डीओपी को असिस्ट करते हैं और इतने शानदार डीओपी बन जाते हैं। तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ है वो जो है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है तो फिर वो निखरता है। यस वही है। दिमाग इसमें सबसे ज़्यादा, आपको अपने दिमाग को कैसा यूज़ करते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आप कितना फोकस्ड हैं अपने प्रोफेशन को लेकर। कुछ लोग फोकस्ड होते हैं ये सोच के कि मुझे पैसे कमाने हैं, कुछ लोग फोकस्ड होते हैं कि एक अच्छी चीज़ बनानी है, एक अच्छा चीज़ मुझे प्रोडक्ट तैयार करना है, वो किसी भी फील्ड में हो। तो वो जो ये सोचते हैं ना कि एक अच्छी चीज़ बनानी है, पैसा अपने आप आ जाता है। करेक्ट। बट जो ये सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए मैं आया हूँ, फिर वो कभी कुछ बना ही नहीं पाते। मैं तो ये सोचता हूँ। और जो लोग जो आपको भी देख रहे हैं, जो ये देखेंगे, जो ये इंटरव्यू सुनेंगे, पॉडकास्ट सुनेंगे, और जो प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं कि जस्ट टू कीप थिंग्स इन माइंड फ्रॉम अ प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव? मतलब कोई ये बोलता नहीं है, लेकिन कोई बोलता है राइटर बनना हो तो क्या करो, हाँ, और डीओपी बनना है तो आप सीखो। लेकिन अगर प्रोडक्ट कोई देख रहा है, बोल यार मुझे प्रोडक्शन में जाना है, मुझे ईपी बनना है, या मुझे लाइन प्रोड्यूसर बनना है, या मुझे प्रोड्यूसर बनना है, तो क्या करे? देखिए प्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि प्रोडक्शन करने के बाद आपका एंड प्रोड्यूसर ही होता है। क्योंकि आप क्रिएटिव
होते हो नहीं भी होते हो, बट आप क्रिएटिविटी को समझते हो, क्योंकि आप चारों दिशाओं से क्रिएटिव्स के बीच में होते हो। यू नो, जब आप टाइम स्पेंड करना शुरू करते हो उनके साथ, तो आपको समझना आना चाहिए कि मैं बेशक प्रोडक्शन में हूँ, मेरे को पैसे की मैनेजमेंट करनी है, बट मुझे ये भी समझना है कि वो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो करेक्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सिर्फ आपके कहने पे मैं कोई चीज़ नहीं करूँगा। अगर मुझे लगता है कि आपके कहने पे मैं ये दीवार को आप बोल रहे हो पीला कर दो, तो अगर मुझे लगता है कि नहीं पीला नहीं अच्छा लग रहा है सर, ये नीला करते हैं इसको, तो मुझे बोलना चाहिए। वो सामने वाला एडवाइस ले नहीं ले, पर मेरे बोलने से मेरा जो दिमाग चल रहा है उस क्रिएटिविटी की तरफ, वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय वो एडवाइस ले या ना ले। मैंने सोचा तो सही, मैं अपनी अपनी फीलिंग से बता रहा हूँ कि नहीं अच्छा लगेगा, कल को मैं प्रोड्यूसर बनता हूँ, हो सकता है कल को मैं डायरेक्टर बन जाऊँ, बट अगर मुझे प्रोड्यूसर भी बनना है तो मुझे तब भी क्रिएटिव की नॉलेज होनी चाहिए। खाली पैसे लगाने से प्रोड्यूसर नहीं बनता, खाली मैनेजमेंट करने से कोई प्रोडक्शन वाला नहीं बनता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप 24 घंटे क्रिएटिव लोगों से ही घिरे हुए हो। यस, आपका क्रिएटिव डॉक्यूमेंट सबसे पहले स्क्रिप्ट ही आती है। करेक्ट। उसी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या है, कैसे, उसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशन है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। तो वो अगर क्रिएटिविटी की समझ थोड़ी सी भी नहीं आएगी तो फिर that becomes difficult. यस, ये जरूरी है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, प्रोडक्शन को लेके सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कहीं ना कहीं अवार्ड जुड़े हुए हैं। राइटिंग के लिए अवार्ड है, और सिनेमाटोग्राफी के लिए है, बेस्ट डायरेक्टर है, एक्टर है, प्रोडक्शन डिजाइनर है। एक प्रोडक्शन के लिए अवार्ड क्यों नहीं है? और होना चाहिए? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, बट उसका अभी प्रोडक्शन का मतलब बदल रहा है धीरे धीरे। जो नए प्रोड्यूसर्स, हम भी प्रोड्यूसर्स ही हैं बेसिकली, और प्रोडक्शन बोला जाता है, बट हम एक प्रोड्यूसर्स का हिस्सा ही हैं। सो जैसे अब हम कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट करते हैं तो हमको प्रोड्यूसर्स ही बोला जाता है। सो जो शुरू से मुझे लगता है कि शायद मैंने सुना है एक ही प्रोडक्शन में थे, हैं अभी भी, चड्डा जी उनको बोलते हैं, बहुत सीनियर आदमी हैं, उनको शायद बहुत साल पहले कुछ अवार्ड मिला था, मैंने ऐसा सुना है। मेरे को मतलब गूगल में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही मेरे को बोलते हैं इंडस्ट्री में उनको एक अवार्ड मिला था। अवार्ड मिलना चाहिए आपको, बट उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो डिसाइड हमको बनाना पड़ेगा। वो क्योंकि ऐसा अवार्ड है वही ना। अगर आप पिक्चर देखते हो तो देख के बोलते हो राइटिंग बड़ी अच्छी है, हाँ, कहानी अच्छी है, देख के बोलते हो सिनेमेटोग्राफी बड़ी अच्छी है, देख के बोलते हो डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, देख के ये कैसे बोलोगे कि प्रोडक्शन बड़ा अच्छा है? नहीं, मुझे आते हैं कई फोन, जैसे मैंने दिल्ली क्राइम सीजन 1 किया था, तो जब वो रिलीज हुआ तो मुझे बहुत लोगों के फोन आए कि प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग थी उसकी, प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग थी उसकी। मैंने रॉकी रानी की तो उसके बाद भी बहुत आए, बैंग बैंग के बाद मेरे को बहुत आया, प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग थी। बट उसका डेफिनेशन क्या है वो हमको ही बनाना पड़ेगा। हम वो बना नहीं है अभी तक, वो सोचता नहीं है उस बारे में। प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे पहले शुरू होता है और सबसे एंड में खत्म होता है। पोस्ट प्रोडक्शन खत्म करने तक होता है, जबकि पोस्ट वालों का काम बाद में आता है, एडीज का काम खत्म हो जाता है, बट प्रोडक्शन वाला बेचारा रिलीज तक उनके साथ बैठा रहता है। करेक्ट। वो रिलीज तक उनके पैसे को हैंडल कर रहा होता है, उनको मैनेज कर रहा होता है। मुझे तो कई दफ़ा अफसोस होता है कि अकाउंटेंट्स के नाम पहले आते हैं करेक्ट हमारे नाम बाद में आते हैं। बाद में बट ठीक है, इंडस्ट्री का कभी ना कभी बदलेगी, इंडस्ट्री इस चीज़ को समझेगी कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, और समझना भी चाहिए कि हम लोग इंपॉर्टेंट हैं। जितना ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, जितना डायरेक्शन के बिना फिल्म नहीं बन सकती, एडिटर के बिना फिल्म नहीं बन सकती, वैसे प्रोडक्शन के बिना भी फिल्म बन नहीं सकती। आप एक फिल्म, एक प्रोडक्ट, एक अच्छे प्रोडक्शन वाले को नहीं लेते हैं और आप प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बना देते हैं और वो प्रोडक्ट उतने में बिकता नहीं है, तो वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं है, वो लॉस है। एक अच्छा प्रोडक्शन वाला आप प्रोडक्ट को बता सकता है कि सर इसको इतने में ही बनाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। करेक्ट। आप सोच रहे हो 30 करोड़, नहीं, मैं बोलता हूँ 22-25 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि उस कहानी की वर्थ इतनी ही है। वो जो आपने पूरा एक कॉम्बो बनाया है उसकी वर्थ इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं बिकेगा। करेक्ट। वो जज करना ज़रूरी है, वो बताना ज़रूरी है उनको। तो अगर ऐसा, मतलब हम लोग तो करते हैं सब, अब अवार्ड्स का नो क्या होगा मुझे लगता है। हाँ, डेफिनेटली हो, कभी ना कभी तो होगा। हम नहीं होंगे तो हमारी बाद वाली जनरेशन को मिलेंगे। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आई होप ऑडियंस को भी मजा आया। इतनी इन्फॉर्मेटिव बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और प्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू।